नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम साउथ कश्मीर से, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए दस्तकारों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिस तरह से प्रतिबद्धता जताई है, एलजी ने कश्मीर के सदियों पुराने प्राचीन शिल्प के संरक्षण पर बल दिया है। साउथ कश्मीर के शिल्पकारों को पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर समर्पित किया गया है और रानीपुरा अनंतनाग के शिल्पकारों से संवाद भी किया है। तो जिस तरह से सदियों पुरानी प्राचीन शिल्प जो है उसके संरक्षण पर बल दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, उसको लेकर एक अच्छी खबर है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा सभी दस्तकारों को। उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरती हुई सरकार नजर आ रही है। और आज साउथ कश्मीर में जिस तरह से पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर शिल्पकारों को समर्पित किया गया है, अनंतनाग के रानीपुरा के जो शिल्पकार हैं उनसे संवाद भी एलजी ने किया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो खुशी की लहर है वो शिल्पकारों में नजर आ रही है। दस्तकारों की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जो सरकार प्रतिबद्धता जता रही है उसको लेकर एक अच्छी खबर फिलहाल इस हवाले से सामने आ रही है। तो हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिस तरह से एलजी ने कश्मीर की जो सदियों पुरानी प्राचीन शिल्प है उसके संरक्षण पर जिस तरह से गौर फरमाते हुए पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर शिल्पकारों को समर्पित किया है, उसे लेकर तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं अनंतनाग के रानीपुरा की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे और पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो शिल्पकारों को दिया। रानीपुरा अनंतनाग के शिल्पकारों से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संवाद भी किया और सरकार ने दस्तकारों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उनको ये जो तोहफा दिया है, जो प्रतिबद्धता जताई है, उसे लेकर जो है कहीं ना कहीं जो खुशी की लहर है वो नजर आ रही है। तो सीधा तस्वीरें साउथ कश्मीर के अनंतनाग से आप देख रहे हैं, जहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रानीपुरा में शिल्पकारों से संवाद भी किया है। तो साउथ कश्मीर से आ रही खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर एलजी ने कश्मीर की सदियों पुरानी प्राचीन शिल्प के संरक्षण पर बल दिया है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ कोकरनाग से पीर मुजफ्फर हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताइएगा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ये कदम है, आज उन्होंने वहां पहुंच के शिल्पकारों से जो संवाद किया है, या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? एक अच्छी खबर तो है, कितना प्रोत्साहन तमाम आर्टिस्ट को वहां पर मिला है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, अगर मैं बता दूं, आज दक्षिण कश्मीर का जो ये रानीपुरा इलाका है वहां पे जो आर्टिकल 370 के बाद पहली बार ये देखा गया है कि गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने आज वहां पे दौरा किया और इनॉग्रेशन की उस प्रोजेक्ट की जो कठाई पे पड़ गया था, जिसकी संगठनियां 2016-17 में डाली गई थी। उस वक्त की जो साझा सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, लेकिन आज का जो ये महत्वपूर्ण कदम है इसे लोगों ने सराहा। मैं बता दूं, जो ये क्लस्टर है वहां पे सीएफसी यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसपे लगभग 4.50 करोड़ जो रुपीज है इसका जो इस पे ये लागत आई है, और जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी कीमती लग रहा है, जिससे वहां पे जो बेरोजगार जो यूथ है, खासकर जो लड़कियां हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पे उनके लिए एम्ब्रॉयडरी है, चेन स्टिक है, या बाकी जितनी भी अकसाम की चीजें हैं वो उनको सिखाई जाएंगी वहां पे। जो आर्टिजन है, दस्तकार है, कुल मिलाकर जो आज की ये फंक्शन थी, लोगों ने काफी इसको सराहा है और ये एक अच्छा कदम है। खासकर अगर हम उस इलाके की बात करें जो काफी पसमानदा भी है, गरीब भी है, लेकिन जो आज ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है गवर्नर के हाथों, ये पहला ऐसा सेंटर है जो दक्षिण कश्मीर में पहला सेंटर माना जा रहा है। इसे बल्कि जो मुल्क का गाँव है उनको ही नहीं लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे साउथ कश्मीर के लड़की कि जिससे वो खुद जो रोजगार है वो वहां पे अपने हाथों से पैसे कम, मतलब जो रोजगार है उस रोजगार के
ख्वाब था, दिलीन ख्वाब था, उसको आज गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा ने पूरा कर दिया। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। और जिस तरह से रोजगार की आपने बात की, तो जो रोजगार का अवसर वहां पे तमाम आर्टिस्ट को मिला है, उसके लेके आपने किसी आर्टिस्ट से बात की, उनका क्या रिएक्शन था, क्या कुछ कहना था उनका? नहीं प्रियंका, अक्सर लोग बिल्कुल आज गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा का जो खिताब था, स्पीच, उसे सुनने के लिए वहां पे आए थे। लेकिन जो ये मामला है, कई लोगों से हमने कोशिश भी की थी कि आप बात करो, लेकिन किसी ने कैमरा फेस करने से मतलब माने थी कि उन्होंने कहा कि हम कैमरा आज फेस नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो तकरीब थी बड़ी शानदार रही और जो लोग थे उन्होंने जो गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा उनका स्पीच बड़े गौर से सुना और आखिर पर यही कहा कि ये अच्छा कदम है। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको जो यूटी सरकार है वो इसको इस वक्त अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। जी प्रियंका। जी शुक्रिया पीर मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। तो मुजफ्फर, जिस तरह से हमें साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एलजी पहुंचे थे, किस तरह का तोहफा उन्होंने दिया है और क्या खुशी की लहर है, क्या कुछ रिएक्शन है, उससे हमें रूबरू करवा रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आईबी पर तारबंदी के उस पार अब जो छिड़काव हो रहा है दवाओं का, उसको लेकर आपको हम रूबरू करवाएंगे, क्योंकि इस वक्त खबर सामने आ रही है कि आईबी के उस पार जो दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, उसका जिला प्रशासन ने बीएसएफ के साथ मिलकर अभियान शुरू कर दिया है। और तारबंदी के बाद 22 सालों के बाद फसलें लहलहाएंगी। कहीं ना कहीं जो वहां के किसान हैं उनमें भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो आईबी पर तारबंदी के बाद लगी फसलों पर दवाओं का छिड़काव शुरू हो चुका है और जिला प्रशासन ने बीएसएफ के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। तारबंदी के बाद, जब से तारबंदी वहां पर हुई है, उसके बाद 22 सालों के बाद जो फसलें हैं वो वहां पर लहलहाने लगी हैं, जहां पर किसान काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। अब जबकि 22 सालों के बाद ये खुशी किसानों को मिलेगी। अब जो दवाओं का छिड़काव शुरू हो गया है, जाहिर तौर पर जो नुकसान होता था उससे भी वो बच जाएंगे। और जिला प्रशासन ने बीएसएफ के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया है। थोड़ी देर में हमारे साथ हीरानगर से रंजीव मेहता हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे हम कि क्या कुछ रिएक्शन किसानों की तरफ से सामने आ रहे हैं कई सालों के बाद जो ये अहम कदम उठाया गया है। तस्वीरें सीधा आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आईबी पर तारबंदी के पार लगी फसलों पर दवाइयों का छिड़काव शुरू हो चुका है। तो चलिए रुक करते हैं, हीरानगर का हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ हैं। रंजीव, बताइएगा, अब जबकि 22 सालों के बाद फसलें लहलहाएंगी, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी उनमें देखी जा रही है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जो तारबंदी के इलाका है, हीरानगर की बात करूं तो कोई 22,000 एकड़ के करीब का ये इलाका है, कोई 22 गांव इसमें पड़ते हैं। तो यहाँ पे आज जो सरकार की जो खेती का कार्यक्रम जो शुरू करवाया जा रहा है इस एरिया में, तो इससे किसानों में खुशी तो है, लेकिन साथ साथ किसानों का कहना है कि अभी मात्र कुछ एरिया में ही इसको शुरू करवाया गया है, बाकी गांव में भी पूरे तरीके से खेती को शुरू करो ताकि वो लोग पुरानी जो भूमि को फिर से आबाद कर सके। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। अब आपने किसानों से भी बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका? किसानों ने साफ तौर पर कहा कि आगे की जो अभी जो भी जमीन दी हुई है तारबंदी के पास, तो वो इसके साथ ही उनका कहना है कि सफाई का काम, क्योंकि सरकंडा बहुत ज्यादा है आगे, उस सफाई का काम खुलकर वहां पे खेती कर सके। तो आज जो था, आज नई तकनीक के साथ डीसी और कृषि विभाग के अधिकारी भी आए थे, तो उनके साथ उन्होंने जो पिछले चंद दिन पहले जो फसल उगाई थी उड़द की, आज उसके ऊपर छिड़काव किया गया कीटनाशक का, और उसको नई तकनीक के साथ जो कीटनाशक का छिड़काव जो है वो डीसी साहब के मार्गदर्शन में किया गया। जो राहुल पांडे जी ने बताया कि सरकार तारबंदी के बाद किसानों को खेती के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए भी बहुत तैयार है, क्योंकि किसान सरकार की तरफ से ही बीज
और खाद का भी इंतजाम किया गया। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जिस तरह से सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, और जैसे कि उन्होंने बताया, अब कई सालों के बाद जब दवाइयों का छिड़काव होगा, जो नुकसान किसानों को होता था कहीं ना कहीं अब वो उससे बच जाएंगे, जिससे वो बेहद खुश हैं। तो जहां पर विकास की बात होती है वहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, चाहे हम सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें या फिर बाकी विकास कार्यों की बात करें। अब प्रशासन के खिलाफ जम्मू के पार्षद फिर बिफरते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की अनदेखी के खिलाफ धरना देकर भड़ास निकाली है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता नेता जिस तरह से सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है और उन्होंने कहा है कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कई बार शिकायतें सामने आती हैं, चाहे हम दूर दराज के इलाकों की बात करें या बाकी इलाकों की भी बात करें, कहीं पर सड़कों की खस्ता हालत है जिससे सड़क हादसे भी पेश आते हैं, लोगों की जान भी खतरे में है। कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पीने के लिए पानी नहीं है, और जहां पर विकास की बात होती है, कम से कम जो हक है आवाम का कि उन तक बुनियादी सुविधाएं तो पहुंचाई जाएं, पर उसके बावजूद जो है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार शिकायतें आती हैं पर कोई भी उनकी तरफ गौर नहीं किया जाता है, किसी तरह से भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो कांग्रेस एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और जम्मू के जो पार्षद हैं प्रशासन के खिलाफ बिफरे हैं और लोगों की अनदेखी के खिलाफ धरना देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो उनका धरना प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है जो आवाम है उसकी अनदेखी की जा रही है और बुनियादी सुविधाओं से आवाम को वंचित रखा जा रहा है। तो ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और लोगों की अनदेखी का जो आरोप है वो सरकार पर लगाया जा रहा है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार बार बार जो दावे करती है, वादे करती है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास है, पर विकास है कहाँ, जबकि लोगों के पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक नहीं है, जो जिंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं चीज़ें। पानी बेहद ज़रूरी होता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं तो टूटी फूटी सड़कें हैं, खस्ता हालत हैं, कोई उसे ठीक नहीं करने वाला है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, जो बुनियादी सुविधाएं, लोगों कहीं नेटवर्क नहीं है, कई लोग बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर सरकार ध्यान देने की बजाय बाकी मुद्दों की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देती है। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का। रितिका राजपूत हमारे साथ ग्राउंड से ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारी संवाददाता। रितिका, बताइएगा, कांग्रेस एक बार फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, भड़की हुई है, आवाम की मुश्किलात को लेकर आवाज उठा रही है, और क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि जम्मू की सड़कों पे कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स हैं उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है और इस धरने प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि जम्मू में को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जो कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि स्मार्ट आर्ट वर्क किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें लाइट्स लगाई जा रही है, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, पर बेसिक चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, जैसे कि पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या और हाल ही में बारिशों के चलते स्मार्ट सिटी की जो गड्डियां उड़ी थी, ये बेसिक चीजों को लेके ही आज तमाम कॉर्पोरेटर्स जो है वो सड़कों पे उतरे हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इन स्मार्ट चीजों की जगह अगर बेसिक चीजों पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से स्मार्ट सिटी बनेगी। बिल्कुल, और आप जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और कोई किसी से आप बातचीत करके बताना चाहेंगे, जाहिर करना चाहेंगे कि कितना आक्रोश है उनके मन में आवाम की मुश्किलात को लेकर? वो मुद्दे चल रहे हैं, क्या कुछ आक्रोश आपकी तरफ से निकल के आ रहा है, क्यों मुद्दे नहीं सुलझाए जा रहे? आज जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस के पार्टी जहाँ पर बैठे लगे थे उनके साथ जो लोग सफर है, जिनके घरों में 4-4, 5-5, 6-6 पानी गया है, जिनके मकान बह गए हैं, वो भी लोग जहाँ पर बैठे प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हम कह रहे हैं कि जो बेसिक हम 75 में जगह आजादी मनाने जा रहे हैं, तो इतने साल से इतनी देर से मना रहे हैं,
और आज है 75 साल की आजादी के बाद पानी पीने को नहीं मिलता है और हमें बिजली टाइम के लिए मिल रही है। सड़कों की बुरी हालत है, बिजली पानी तक ये तो फंडामेंटल राइट है और मूलभूत सुविधाएं हैं। वो गवर्नमेंट यही देने में नाकाम रही है तो वो इसके आगे और क्या हो सकता है। आज लाइन हमारे वो भी रोडों पर है। आज हमारे इंटर जो आज जम्मू के इंडियन फ्लाइट है, हम एयरपोर्ट चौक पे पैना लगा के बैठे 2 महीने से ज्यादा उसके हो गया। जो कारगिल फिल्म को लेकर जो नकली वाला की कारगिल के लिए उनको लेकर बैठे, उनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बढ़ाई जा रही है और उनको प्रमोशन की कोई पॉलिसी नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी तरह हमारे जो जहाँ फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट जहाँ बैठे हुए हैं वो भी 22 दिन उनके भी बैठे हुए हैं, उनकी सिलेक्ट डिग्री निभा रहे हैं। लाइव हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी हमारे एक महीने के नीचे एक छत के नीचे सारी कोटें होनी चाहिए ताकि जो जम्मू के लोग भी सब्र करें और वकील भी सब्र करें, उनका टाइम बचे। जैसे कि आपने सुना, तमाम मुद्दे जो हैं वो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स की तरफ से आज बाहर निकाल के रखे गए हैं, जिसमें प्रोटेस्ट पे बैठे हुए जॉब वाले लोग, बिना नौकरी वाले लोग, यहाँ पे स्टूडेंट्स और तमाम जो आम जनता की समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को उजागर करते हुए आज का धरना प्रदर्शन जो है वो रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत ग्राउंड से तस्वीरें हमें दिखा रही थी जहां पर काफी आक्रोश नजर आ रहा है हर्षदों में, और जैसे कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित आखिर क्यों रखा जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और बात करेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जो इंतहा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक बेरोजगारी में पहले पायदान पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के दावों से फिलहाल इनकार किया है, पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पहले नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जम्मू कश्मीर है। और आप देखिए जहां पर रोजगार देने की बातें की जाती हैं वहां पर बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 आया है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के दावों से इनकार किया है। और बहुत सारी बातें होती हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे मुद्दे हैं जो विवादों में घिरे रहते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज होती है, पर उसके बावजूद कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता जिसकी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखिए कहीं ना कहीं युवाओं की बात करें, काफी डिप्रेशन में जम्मू कश्मीर के युवा हैं क्योंकि रोजगार जब उनको नहीं मिल पाता है, चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर दोनों ही रोजगार के हिसाब से आप देखिए किस तरह के हालात हैं कि पहले नंबर पर पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में। तो चलिए रुक करते हैं हम श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम बताइएगा, जिस तरह से ईएसआई ने अपने आंकड़े जारी कर जम्मू कश्मीर प्रशासन के दावों की पोल खोली है, अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। देश में पहले पायदान पे बेरोजगारी की दर में 30.2% जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, और ये पिछले महीने में 19 जुलाई के महीने 20 में पहुंच गया, तारीख बढ़ती जाकर अपने। और अगर हम देखा जाए तो कारण जो है बताए प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसका भी बड़ा कारण बेरोजगारी है। हालात कश्मीर के और पिछले साल का कारण है, लेकिन ये भी बताया गया है कि सरकार के गवर्नमेंट जॉब जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो नौकरी पाई है उन नौकरी में फास्ट तरह की बुनियाद पे हुआ है। अगर सर्वे को फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसको क्या है, उन्होंने बताया कि जॉब से पेश करी है, प्राइवेट सेक्टर को कर रही है, लेकिन ओवरऑल जाता है तो तमाम लोग सरकार
वो सिर्फ ख्याली पता उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सबका ये मानना है कि जो भी सर्वे का रिपोर्ट आए वो बिल्कुल सही है और इस सर्वे के रिपोर्ट में हम राजस्थान से आगे आते हैं। पहले राजस्थान नंबर 1 था और राजस्थान को हमने पीछे छोड़ दिए नंबर 1 पे आज के, यानी बेरोजगारी की दर जो है हर 100 में से 20 आदमी जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉय है। और ये जो है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है जो महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर है वो सबसे ऊपर है और फिर पुरुषों का जो भी कृषि से काफी है। तो इस सारे के बीच में सरकार के पास आरोप ये जो है शरीर में जो बताया जाता है कि 70,000 की करीब सरकार की जो पोस्ट है वो खाली पड़े। सरकार बताती है बुनियादी पे काम करेंगे लेकिन 5% बुनियादी पे काम नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है जो क्रिएट किए जा रहे हैं उनमें भी जो घूसखोरी है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से भी कई को सरकार ने कैंसिल कर दिया है। कई के बातें हैं वो रोड़े रखते हुए उनमें। तो ये एक बड़े कारण जो बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए और सरकार को मशवरा दिया गया है। अगर इस सर्वे को सरकारी तौर पर बताया जाए कि हम बड़ा काम करें, सरकार बताइए हम कोशिश करें, लेकिन सरकार को कुछ मशवरे दिए गए हैं और इसका मशवरी है कि एक तो फास्ट ट्रैक के होना चाहिए, सरकार की जितने खाली नगर है उनको फिलअप किया जाए और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने की जो बात आ रही है इससे सरकार अगर काम करती है तो कहीं न कहीं ये दर जो है ये कम हो सकती है। तो अदरवाइज इस सर्वे में ये भी है कि आने वाले वक्त में क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस रिसेशन चल रहा है, दुनिया में एक तूफान आ रहा है, अगर वो तूफान आता रहा कश्मीर जम्मू कश्मीर में यही हालात रहे तो जम्मू कश्मीर के हालात इससे और बढ़कर हो सकते हैं पैसा। बिल्कुल। और वहीं पर हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में जिसे लेकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, सियासत की जाती है, पर सबसे अहम मुद्दा जो अनएम्प्लॉयमेंट का है बहुत कम लोग जो हैं उसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। प्रियंका, इसी सर्वे के साथ से एक और रिपोर्ट दिया है उसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन पर बड़े आरोप लगे और इन पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हर तरह की सियासत करती है, हर तरह के मुद्दे उठाती है, लेकिन कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के विकास या एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए ना तो सरकार को सही के तर्जमे में खड़ा करती है, न सरकार का अकाउंटेबल बनाती है, न कोई अपने सुझाव भी देती है। आम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से आरोप भी इस पे लगे हुए हैं। जो इसकी साइड आगे देखा जाए, अगर इसकी साइड लाइन सर्वे रिपोर्ट की साइड लाइन में देखा जाए तो बड़ा आरोप लगा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से, जिन पे आरोप है कि वो हर तरह की सियासत करती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बड़ी समस्या आने वाले वक्त में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी बन सकती है। ये सिर्फ सरकार की भी समस्या नहीं है बल्कि यहाँ के हर नागरिक की भी समस्या बन सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां जो सेक रही है उसमें इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को एक साइड पर रखा हुआ है और ना ही सरकार को सुझाव दिए जाते और ना ही सरकार को एक जो कंफ्यूज होती है जो अचीवमेंट होती है सरकार की वो कहीं पे नहीं की जाती है। तो एक तरह से इनको भी मशवरा दिया गया और सरकार को भी बताया गया कि जो कुछ आपकी करनी है और उसकी करनी और करनी में आपका बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सरकार दावे वादे बहुत सारे करती है रोजगार देने को लेकर, पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। रक्षाबंधन के त्योहार को अब करीब एक हफ्ता शेष रहते जम्मू के बाजारों में रंग बिरंगी राखियां अपनी छटा बिखेरने लगी है। दुकानों पर राखियों की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है और लोग अपनी अपनी पसंद व जरूरत के हिसाब से राखियों की खरीदारी कर रहे हैं। खासतौर पर जम्मू के पुराने शहर के बाजारों में खरीदारी करने वालों की रौनक देखी जा रही है और हर कोई इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित है। सबसे बहन भाई का त्योहार है, रक्षाबंधन होता है, साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा होता है। तो किस तरह अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी है जी। इस बार ज़्यादा तो राखियाँ आई हैं, जैसे लविंग ब्रदर आया हुआ है, ब्रो आई हुई हैं, आई लव माई ब्रदर वाली राखी जो ब्रदर के रिलेटेड राखी आई हुई हैं, बच्चों के लिए लाइट वाली आई हुई हैं, कोई प्लेट्स आई हुई हैं, जयपुरी राखी आई हुई है मार्केट में अच्छी थी। बंद हमारे हिंदुओं का जो त्यौहार है, इनको तो हर किसी को बनाना ही है, तो लोग आए अच्छी अच्छी राखियाँ अपने भाइयों के लिए लें, तैयार से बनाएं जी। ऐसे कि इस बार वैसे और कोरोना को लेकर ऑर्डर निकला हुआ है कि मास्क पहन के निकलें, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखा जाए
जी बिल्कुल, हाँ तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इससे पहले लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब पहले ही शॉपिंग करना चाहिए क्योंकि रश में तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना को लेकर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जम्मू में अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज धूमधाम के साथ शुरुआत हुई। जम्मू यूनिवर्सिटी मैदान पर हो रही 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन पावर ग्रिड के उत्तरी ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश राठौर ने किया, जिसमें पावर ग्रिड की देश भर की 11 टीमें भाग ले रही हैं। कैलाश ठाकुर ने बताया कि इस टूर्नामेंट के जरिए देश के अलग अलग इलाकों से आए खिलाड़ियों में जहां खेल भावना बढ़ेगी, वहीं उन्हें एक दूसरे को समझने और उनकी संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। पावर ग्रिड में भी इस गेम को बढ़ावा देते हुए अपने हमारे फंस जाएंगे तो टीमें पूरे कंट्री से आई हुई हैं। पावर ग्रिड के 11 रीजन्स हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट ऑफिस 12 बन जाते हैं, तो इस तरह से सभी पूरे कंट्री से टीमें आई हुई हैं और टोटल 11 टीम्स हैं इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट ऑफिस। और इंटर रीजनल कंपटीशन के बाद वी विल हैव PSU लेवल पे फिर यहाँ से टीम सेलेक्ट होकर के जाएगी, दे विल प्ले देयर। खेल ही अकेला नहीं है, इस इवेंट के थ्रू बहुत से लोग आपस में मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और क्योंकि जैसे पावर ग्रिड है पूरे कंट्री में फैला हुआ है, यहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग एक दूसरे को समझें। कंट्री अपना बहुत बड़ा है डेफिनेटली, तो जब इस तरह की इवेंट होती है जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका होता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।